हेलो लेजेंड्स, वेलकम टू विजडम फेरीलैंड। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में इस महान सभ्यता के बारे में कैसे पता चला। इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता क्या है, ब्रिटिश जब कॉलोनियल पीरियड में अबाउट 18th सेंचुरी जब रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो एट दैट टाइम सम वर्कर्स, कुछ जो वर्कर्स रहते हैं वो वहाँ पे एक एरिया रहता, प्लेस रहता, वहाँ पे डिगअप करते हैं और उनको ब्रिक्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड शिप की थी। तो वो लोग क्या वहाँ पे और डिग करते हैं और खोते हैं, और वहाँ से जो बहुत सारी ब्रिक्स, मतलब एट द अमाउंट ऑफ थाउजेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिक्स थी, तो वो उठा के लाते हैं और रेलवे ट्रैक पर उसको बिछा देते हैं। तो इस प्रकार जब ये घटना हुई, जब इस घटना पर लोगों का ध्यान गया, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे संभव है कि मतलब धरती के नीचे से इतनी ज़्यादा जो है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में अपन को ब्रिक्स मिल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज थी। तो इस प्रकार लोगों की उत्सुकता जागी, उनका इंटरेस्ट जनरेट हुआ और उन्होंने वहाँ पे खुदाई किया, वहाँ पे उन्होंने एक्सिबिशन करवाया। तो इस प्रकार मतलब इसकी जो खोज जो थी, उस टाइम पे जो लोग थे वो इतना कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेशंस नहीं थी। उन्हें लगता मे भी पॉसिबल कि कोई एक हाउस दबा हो या कोई मॉन्यूमेंट हो, बट एट अ टाइम जब उन्होंने एक्सिबिट किया, खुदाई की, तो पूरी की पूरा एक प्लेस या एक पूरी की पूरी एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया में एक्सपेंशन था। जब उन्होंने देखा तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। अब इससे अपन कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी, मतलब कि इंटेंशनल नहीं थी, मतलब कोई उनका उद्देश्य नहीं था, बट घटनाक्रम में उनके मतलब ऐसी खोज हो गई, और ये इससे अपन को एक विश्व की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यता की पहचान हुई, उससे रूबरू होने का मौका मिला। और भारतीय होने के स्तर पर हमें गर्व करना चाहिए कि आज से हज़ारों साल पहले हम बहुत ज़्यादा विकसित थे। We were more civilized, we are more urbanized than the western countries at that time. We were the high civilized people at that time, in every level, at the architect at that time, at the literary sources, at the trade, at the dairy system, at everything. We were at that time, we were at the advance from the western countries. So as an Indians, it is a proud moment for us. So let me discuss about IVC. First we will discuss how it is named IVC। इसका IVC नेम कैसे पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होता क्या है कि जब साइट्स की खुदाई की गई पहले 1990s के टाइम पे, मतलब एक ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक संस्था बनाई, ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया करके उन्होंने एक ऑफिस बनाया, जिसका काम था कि वो जो है इसी से रिलेटेड वो साइट्स की खुदाई करे और कुछ भी मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स या कोई भी मटेरियल मिलता है तो उसको स्टोर करे, उसकी स्टडी करे। तो उस तरीके से ये खुदाई का जो कार्यक्रम है, वो IVC की जो खोज है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लगी। तो 1921 में दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने हड़प्पा जो सिटी है उसको उन्होंने एक्सकेवेट किया। उसके बाद 1922 में आर डी करके कोई थे, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ऐसे ही अभी भी चल रही हैं। 4,000 से भी ज़्यादा साइट जो हैं वो अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिसमें कि हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बहुत सारे टूल्स मिले हैं, बहुत सारे पोट्रीज मिली हैं, एंड सो मैनी थिंग्स। हमें कंकाल मिले हैं जिनसे कि हम बहुत सारी चीज़ें मिली, हमको वहाँ का डेंजरस पैटर्न ये सब मिला है। तो ये सब बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हड़प्पन सभ्यता को यदि कुछ टाइम पीरियड्स में डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं हम, तो प्री हड़प्पन, देन लेटर हड़प्पन एंड प्री हड़प्पन, देन प्री के बाद यदि लेट हड़प्पन, उसको यदि डिवाइड करें तो अपन बोल सकते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर, या फिर उसे बोल सकते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर। तो ये तो हो गया IVC का टाइम पीरियड। अब IVC के कौन कौन से फीचर थे जो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थे, जो कि अनबिलीवेबल थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द some basic points, then we will dig up some IMPs, things like these and economic qualities, all these things.
सो किसी भी सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले, सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि उसका जियोग्राफिकल एक्सपांशन कहाँ तक था, उसके कौन कौन से मतलब ऐसे फीचर्स थे जिसने कि उसे इतना ज़्यादा मतलब रिमार्केबल बनाया, मतलब क्या क्या चीज़ थी उस सभ्यता के अंदर, वहाँ के लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, किस टाइप की पॉलिटी थी, किस टाइप की इकोनॉमी थी। तो लेट वी स्टार्ट द जियोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ज़्यादातर जो मेन साइट्स जो हैं, जो मेन साइट और बड़ी वो मतलब जो बिग साइट्स हैं एंड मोस्ट आईएमपी साइट्स हैं, वो ज़्यादातर अपन को मिली है इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज के बाद, जैसे कि हड़प्पा, कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो। These are the most there are so many sites that there is more than the 4,100 sites and अभी भी एक्सप्लोरेशन चल रहा है till now and at present time more than 4,100 sites are have been excavated and so many things we had got. So some most IMP sites I had pick up the pic of it on the screen. As you can see, it is Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira and Kalibangan. So let me start. तो I will start from the religion. मतलब किसी मैं स्टार्ट करना चाहूँगी रिलीजन से। रिलीजन के लिए क्या कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, क्या क्या था, वो लोग उस टाइम पे कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। तो जॉन मार्शल करके एक ब्रिटिश एक आर्कोलॉजिस्ट हुए, तो कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिनके अनुसार उनका कहना है कि वहाँ पे वो लोग जो हैं इस धर्म को या फिर इस टाइप का रिलीजन कल्चर जो था या रिचुअल्स से वो लोग फॉलो करते होंगे। अब जो भी चीज़ अपन को मिली है ना एविडेंसेस, तो वो अपन को मिले आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि उनकी जो लिटरेरी सोर्स जो हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अपन अभी डिसाइफर नहीं कर पाए, मतलब अपन उसको अभी नहीं पढ़ पाए। तो जो भी कुछ चीज़ अपन स्पेकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस दैट वी हैव लाइक artifacts, tools, and so many things, so many other things, so many things we had got from the Harappan sites. So let me start about the religions. So John Marshall करके एक archaeologist हुए हैं 1931. He put forward his view. He said that at that time there was so many female goddess figure. These are the figures that made from the clay. ये वो मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फीमेल गॉड फिगर्स, मतलब कि इसे वो बोलते हैं कि ये जो मिट्टी से बने हुए जो खिलौने हैं वो गॉडेस, मतलब हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला, हो सकता है इन्हें वो देवी की तरह पूजते हूँ। इसके अलावा जो है एक सील मिली है जैसे कि पशुपति सील बोलते हैं। जॉन मार्शल जो है इस सील को कनेक्ट करना चाहते हैं पशुपति गॉडशिप से। उनका कहना ये है कि इस सील में जो मे बी इट में भी डीटी, मतलब ये हो सकता है कोई देवता हो और वो उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड शिवा से, क्योंकि आगे जाके वैदिक पीरियड में अपन देखते हैं शिवा के ट्रेसेस मिलते हैं, अपन शिवा को पशुपति भी बोलते हैं। सो डेट्स वाई ही नेम दिस सील पशुपति सील, वो सील का नाम पशुपति सील रख देते हैं। तो पशुपति सील में सो मैनी एनिमल्स यू कैन सी लाइक एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड ही इज़ सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। तो वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और अपने जो शिव जी हैं वो भी योगिक पोस्चर में ही बैठते हैं, तो इसलिए वो अनुमान लगाते हैं मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये संभव है कि ये शिव ही हो। और भी बहुत सारी सील्स मिली हैं, जैसे कि ये सील जो है इसे बोलते हैं हम, इसमें जो है पीपल ट्री बना हुआ है। पीपल ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो होली माना जाता है, इसमें हम लोग पूजा भी करते हैं, इसलिए वो स्पेकुलेट्स करते हैं। वो कहीं ना कहीं IBC में जो ट्रेसेस मिले हैं उनको हिंदुइज्म से या लिटिल वैदिक पीरियड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं ट्रेसेस करते हैं, मे बी पॉसिबिलिटीज़ कि उन लोग जो हैं वो भी पीपल की पूजा करते होंगे, भगवान शिव की पूजा करते होंगे। और बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है जो कि कालीबंगन में मिली है, हवन कुंड फायराइट आर्ट्स जो है हवन कुंड। तो हवन तो लेटर वैदिक पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा एट द पीक पे था, लाइक सो मैनी लक्ष्मी देवी यज्ञ, रासूर यज्ञ, सो मैनी यज्ञस वर डन बाय द किंग फॉर द वॉर एंड फॉर द वेल्थ एंड ऑल फॉर द प्रॉस्पेरिटीज। So many historians want to connect these religious things like female figure, fire altars, and this Pashupati seal from the later Vedic period are formed to Hinduism, and that's why they are speculating that at that time might the people of the IBC follow these things that are not connected from our today Hinduism and today
religions, things that we do. And there are so many things like there is a one great structure, that is Great Wall. And then there are some people are also connecting this Great Wall from the some specific rituals, religious rituals. They said कि होता होगा, मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें कोई धार्मिक स्नान वगैरह लोग करते होंगे, आते होंगे किसी पर्व में। तो कहीं ना कहीं अनुमानों के द्वारा IBC मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके धर्म को या किस प्रकार का वो धर्म आचरण करते थे उसे करने का एक अनुमान लगा रहे हैं हम, जो भी आधारित एविडेंसेस, जो भी सबूत हैं उनके अनुसार। यदि सोशल लाइफ की बात करें, समाज जो है वो लोगों से बनता है, उस टाइप पे लोग कहते थे। अब जैसे समाज की बात करें तो समाज को डिसाइफर करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ अपने पास नहीं है, लेकिन अपन एक अनुमान लगा सकते हैं। जो सील्स वगैरह मिली हैं उस पर इंस्क्रिप्शन जो है, उन पर इंस्क्रिप्शंस हैं, लैंग्वेज हैं, उन पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लोग पढ़े लिखे होंगे, दे वर लिटरेट, एंड देयर आर सो मैनी सील्स इन दैट, on that there is inscription, there are so many poetries on that there is inscription, सील्स पे, पोट्रीज पे। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को इंगित करता है कि वो लोग पढ़े लिखे थे। और ये जो कलाकृतियाँ बनी हैं वो उनके आर्टिस्टिक भी, उनकी जो कलात्मक सोच थी या उनकी क्रिएटिविटी थी उसको दर्शाती है कहीं ना कहीं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो है लोहे के नहीं, ब्रॉन्ज के बने हुए जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग जो हैं वो they were simply like they do the artistic thing, sculptures and so many things, the skills they had, the artistic skill they have inside, they are the names and things। अब यदि इको की बात करते हैं, इकोनॉमी किसी भी सभ्यता को या किसी भी देश को या किसी भी अभी तक इतिहास में जितनी भी सभ्यता रही हैं वो कहीं ना कहीं विकसित हुई हैं, तो उसके पीछे इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एंड द पॉलिटी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो उनकी इकोनॉमी कैसी होगी इस चीज़ पे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी सील्स मिली हैं, वी हैड सो मैनी सील्स इन थाउजेंड्स वे, एंड देयर इज different motifs on that, like these are some pic of the seals, there is unicorn, there is buffalo, so many animals in the seals। maybe at a time that people use these seals for the trade, हो सकता है वो ट्रेड के लिए इसको यूज़ करते हों, and so many things। there were also one sites where the middle town have been also found, so people are expecting जो लोग जो हैं वो अनुमान लगा रहे हैं मे बी वो जो हो टाउन जो हो उसका मार्केट हो, और बहुत सारी शॉप्स भी मिली हैं, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स भी मिले हैं। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि कहीं पर रॉ मटेरियल है तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, बहुत ज़्यादा उद्योग हों जहाँ पे लोग काम करते हों। कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का मिलना इस चीज़ को इंगित करता है कि वहाँ पे जो है लोग जो थे वो काम करते होंगे। बहुत ज़्यादा बीट्स मिली हैं, बैंगल्स मिली हैं। कालीबंगन इज़ फेमस फॉर द बीट्स एंड एग्रीकल्चर, दे वर हाईली एडवांस इन द एग्रीकल्चर। किसी भी सभ्यता, यदि कोई भी सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा एक शहरी स्तर पर यदि उसने इतना विकास किया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो एग्रीकल्चर में हाईली एडवांस होगी। कोई भी देश हो, कोई भी सभ्यता हो तो विकासशील से विकसित तभी हो सकती है जब उसके पास खाने को पर्याप्त भोजन हो। और एग्रीकल्चर में वो एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। और ट्रेड, देयर आर हाईली एडवांस ट्रेड्स, एंड ट्रेड के लिए वो यूज़ करते होंगे बोट्स, बिकॉज वी थिंक्स द बोट्स आर मेड ऑन द सील्स। तो ये भी एक अनुमान है कि बोट्स का यूज़ करते होंगे। और एट दैट टाइम्स so many after that so many civilization had comes, they are also used the boat, so that's why we are making affirmations they were using boat at that time। and it is for external trade, and for the internal trade they use the block cards। this is also a terracotta figure that made up of the clay, and this you can see so many people is sitting, so it is एंड सो मैनी टेराकोटा फिगर्स ऑफ द बुल कार्ट। मतलब बैलगाड़ी के भी बहुत ज़्यादा अफसीस मिलते हैं, जिससे हम ये अनुमान कर सकते हैं कि इंटरनल ट्रेड के लिए वो ब्लॉक कार्ट के यूज़ करते होंगे, बैलगाड़ी के यूज़ करते होंगे, और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए वो यूज़ करते होंगे बाहर यदि उन्हें व्यापार करना हो तो उसके लिए यूज़ करते होंगे नाव वगैरह का। द टू मेन सोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एट दैट टाइम इज़ अपना बोट एंड बुल कार्ट। इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी। Now let's move further।
हाँ, इकोनॉमी का वन मोर इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी, दे वर हाईली एडवांस इन एट दैट टाइम इन एक्सटर्नल ट्रेड। हम जो थे एक्सटर्नल ट्रेड में, जैसे अभी ट्रेड पॉलिसीज चल रही हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, द ग्लोबल इकोनॉमी एट दैट टाइम, वहाँ तभी भी ग्लोबल इकोनॉमी थी। वी आर ट्रांसपोर्टिंग टू द वेस्ट, वी आर ट्रांसपोर्टिंग टू द मेसोपोटामिया, हमारी मेसोपोटामिया में अपन भेज रहे थे, चाइना में भेज रहे थे बहुत ज़्यादा जगह, वहाँ पे अपनी स्किल्स मिले हैं, अपने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट मिली हैं, सो मैनी थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि अपने जो ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड, वो हाईली एडवांस था। अभी जैसा चल रहा है मे बी उससे भी ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि वहाँ पे अपने इंस्क्रिप्शन सीज और मेसोपोटामिया की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें भी अपने IBC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है। वो मेहुला नाम से इंगित करते हैं IBC को। तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये इसमें आप देखिए कि लोथल जो है एक पोर्ट मतलब एक पोर्ट की तरह काम करता होगा। गुजरात के साइड में ये एक पोर्ट है, एक प्लेस है। तो ऐसा होता होगा कि नाव से वो लोग लोथल तक आते होंगे, फिर लोथल से वो जाते होंगे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, और इस प्रकार अपना जो ट्रेड था वो चलता होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने ट्रेड की बात। तो और उसके अलावा भी अफ़गानिस्तान, पर्सिया और बहुत सारे जो प्लेस जो हैं जो कि ट्रेड रूट के रास्ते में पड़ते होंगे, वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अपनी सील्स मिली हैं और अपने जो पोइट्री है वो भी मिली है। सो मैनी थिंग्स वी हैड फॉर मेकिंग सो मैनी एविडेंस वी हैड। कोई भी चीज़ जो है वो कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं, जो भी चीज़ है वो तथ्यों पर और सबूतों पर है। तो अब बात करते हैं डाइवर्सिटी, उनके आर्किटेक्चर की, उस टाइम पे कैसा क्या बिल्डिंग वगैरह कैसी थी। सो बिल्डिंग का जो था 3 कॉन्सेप्ट थे, मतलब जितनी भी साइड्स मिली हैं वहाँ पे 3, मतलब कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि वेस्ट साइड जो है उनकी, वहाँ पे थोड़े ऊंचे पे एक किला वगैरह रहता था और नीचे पे लोअर टाउन रहता था। लोअर टाउन पे जो था बहुत ज़्यादा मतलब घनी बस्तियाँ होती थी और ऊपर जो था एक बड़ा सा किला टाइप में रहता था। तो अपन ये अनुमान ये अपन कह सकते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जो है एक पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती होगी, मे बी द किंग या द प्रेस्ट जो भी हो उस टाइम पर, नीचे जो है कॉमन पीपल रहते होंगे। और हाईली बहुत ज़्यादा एडवांस था, ग्रिड पैटर्न में सब कुछ था। उनका ड्रेनेज सिस्टम और उनकी जो ईंटें उन्होंने भवन निर्माण की इस्तेमाल की वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज थी। और उनकी जो पूरा जितनी भी उनकी जो सिटी रहती थी वो बाउंड्री वॉल्स प्रोटेक्टेड रहती थी, मे बी फॉर अ फ्लड, मे बी फॉर द एक्सटर्नल अटैक्स, जो भी रीज़न हो। एंड डबल स्टोरी हाउसेस भी मिले हैं बहुत सारे, 2 मंजिल 3 मंजिल। और घर की विशेषताएँ हैं तो बहुत अच्छी हैं। मैं घर के इंटीरियर में आपको लेके चलती हूँ। सो वन बिग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द हाउस। तो घर के अंदर भी कुएँ होते थे और पब्लिक बाथरूम्स भी होती थी, पब्लिक वेल्स भी होते थे, और हर एक घर के अंदर एक प्राइवेट वेल ज़रूर होता था। और एक हाईली मतलब इट वॉज लाइक हाईली हाइजीन, हाईली प्राइवेसी का उन लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनका कोई भी जो डोर था ना, वो कभी भी स्ट्रीट पे डोर या विंडो ओपन नहीं होता था। तो ये प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा था। और दे वर यूजिंग फ्लश टॉयलेट एट द टाइम, so they were highly advanced. The drainage system is highly advanced from 2023 until we don't have such an drainage systems. We are living in 2023 and those people had that advanced drainage system and that town planning at that time 10,000 years ago from now. It is unbelievable. It's make them that they were the so much great civilization that we had. We should proud for it. So ये बेल वगैरह हैं, स्ट्रीट और पब्लिक वेल्स वगैरह भी होते थे। और फॉर अ ट्रेड वन थिंग दैट आई हैड फॉरवर्ड, दे यूज स्टैंडर्डाइज बेट्स, वो स्टैंडर्डाइज बेट्स का यूज़ करते थे। अब ये जो सभ्यता है जो कि इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी महान सभ्यता थी, वो अचानक से डिस्ट्रॉय कैसे हो गई, इसको लेकर अलग अलग थ्योरी है। डेक्लाइन थ्योरी ऑफ द IBC, सो मैनी people had speculated so many things. And one more thing that I had forget to tell you, it is the image of the priest that artifacts that we get from मोहनजोदाड़ो। तो इससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी पॉसिबिलिटी ये प्रेस्ट हो, ये हाई अथॉरिटी हो। अब इस चीज़ से अपन को क्या पता चलता है, एक तो ये पता चलता है कि इसके ये जो पहने हुए है कि वो लोग वीविंग भी जानते थे, वो लॉइन क्लॉथ के यूज़ करते थे। और इसके जो है ऊपर जो है ऑर्नामेंट्स का भी पता चलता है, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स भी मिले, इन पर एम्यूलेट है। तो कहने का ये दर्शाता है मे बी पॉसिबिलिटी है कि हाई प्रेस्ट या किंग हो
कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी से बिलोंग करता हूँ। अब आर्टिफैक्ट्स में अपन को क्या क्या और मिला है, उसके अलावा ज्वेलरीज मिली हैं, ये नेकलेसेस हैं, बीड्स हैं। इसके अलावा अपन को ये मिले हैं आर्टिफैक्ट्स में, ये ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, इसलिए इसको, इसमें ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। पोइट्रीज हैं, इनकी पोइट्री बहुत ही ज़्यादा क्लासिक थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत अच्छे अच्छे वेशल्स वगैरह का उन्होंने यूज़ किया, बहुत ज़्यादा रेड, ब्लैक एंड रेड, ज़्यादातर जो पोइट्री जो हैं वो ब्लैक एंड रेड की। हम बात करते हैं डेक्लाइन थ्योरी ऑफ आईवीसी, इतनी महान सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। अब कुछ लोग थ्योरी पुट करते हैं आर्यनिज्म थ्योरी, कुछ लोगों का मानना है कि आर्यन आए, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया आईवीसी के लोगों पे, और इस तरह उनकी जो पूरी वो थी वो समाप्त हो गई। लेकिन इसकी भी क्रिटिक्स हैं, कोई बोलते हैं कि इतने ज़्यादा मात्रा में अटैक के कोई एविडेंस या वेपन्स नहीं मिलती, इसलिए इस थ्योरी को खारिज कर दिया। दूसरी थ्योरी है नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी। इसको लेकर भी लोगों का कहना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ जिसके कारण फ्लड वगैरह आई, और वो इसके भी लेकिन वो है कि लोग फ्लड वगैरह आएंगे, फिर लोग इस देश को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। और इसके अलावा RS साइनी जो है वो इंडस फ्लड बोलते हैं, वो बोलते हैं कि रिपीटेड एपिसोड ऑफ द फ्लड।